कुछ नोट करते हैं यहाँ पर। सबसे पहला फैक्ट, द्वित्व व्यंजन। सीधा सा क्वेश्चन आएगा कि द्वित्व व्यंजन कौन से होते हैं। क्या क्वेश्चन आएगा? द्वित्व व्यंजन कौन से होते हैं? तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे जब दो व्यंजनों के बीच कोई स्वर मौजूद, या आप इसको भी रुकिए, आप इसको रहने दीजिए, आप इससे पहले कुछ और लिखिए क्योंकि उसके बाद समझ आएगा। आप लिखिए इसमें, हाँ, हमने व्यंजन कितने पढ़े? व्यंजन पढ़े हमने 52। कितने व्यंजन पढ़े? 52। तो लिखिए 52 व्यंजनों, सॉरी 52 वर्णों में, 52 वर्ण पढ़े ना, 52 वर्णों में, 52 वर्णों में 49 वर्ण, 49 वर्ण पुल्लिंग व 3 वर्ण, 3 वर्ण व 3 वर्ण स्त्रीलिंग होते हैं। क्या कहा मैंने? 52 वर्ण पढ़े हमने, तो 52 वर्णों में जो आपके 3 वर्ण हैं वो कैसे हैं? स्त्रीलिंग। और 49 वर्ण कैसे हैं आपके? ये हैं आपके पुल्लिंग। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब ये 3 वर्ण कौन से हैं भैया जो स्त्रीलिंग है? बस इन्हीं को बता दीजिए, बाकी तो सब पुल्लिंग ही है। तो 3 वर्ण जो स्त्रीलिंग है वो आपके ई, दीर्घ ई और री, ये कैसे हैं आपके? ये आपके स्त्रीलिंग है। बाकी सब वर्ण कैसे हैं? बाकी सभी वर्ण आपके ये पुल्लिंग के अंतर्गत आते। क्लियर? बहुत बढ़िया। इसके बाद अगली चीज लिखिए, बिंदी के प्रकार। जो हिंदी होती है उसमें कितने प्रकार की बिंदी होती है? तो बिंदी के प्रकार, बिंदी के प्रकार। क्या लिखिए? बिंदी के प्रकार। तो कितने प्रकार की बिंदी होती है? ये आपकी क्या हो गई? ये आपकी हो गई खड़ी पाई। ये आपकी क्या हो गई? सिरोरेखा। ये क्या हो गई आपकी? ये आपकी खड़ी पाई और ये आपकी सिरोरेखा। क्लियर? सिरोरेखा कौन सी है आपकी? ऊपर की। और खड़ी पाई कौन सी है आपकी? ये। तो 4 प्रकार की बिंदी होती है हमारी हिंदी में। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। एक तो आपने ऊपर बिंदी लगी देखी होगी, ये वाली। एक आपने नीचे बिंदी लगी देखी होगी, ये वाली। और एक आपने साइड वाली बिंदी देखी होगी, और एक आपने अक्षर के शुरू में बिंदी देखी होगी। इन बिंदियों को किस किस नाम से जानते हैं, उन चीजों को देखते हैं। जो ऊपर वाली बिंदी होती है उसको बोलते हैं हम अनुस्वार। क्या बोलते हैं उसको हम? अनुस्वार। क्या कहते हैं? अनुस्वार। इस वाली बिंदी को, जो बिंदी में बिंदी लग रही है, इसको क्या बोलते हैं हम? अनुस्वार। जो ये इस साइड बिंदी है इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम पंचमाक्षर।
क्या बोलते हैं, सॉरी, इसको अनुस्वार बोलते हैं। और जो साइड वाली बिंदी है इसका प्रयोग किस में होता है, इसका प्रयोग सिर्फ एक वर्ण में होता है, उसको कहते हैं अंगा, और इसको कहते हैं पंचमाक्षर बिंदी। क्या कहते हैं इसको, इसको पंचमाक्षर बिंदी कहते हैं। ठीक, जो नीचे वाली बिंदी है उसको क्या कहते हैं, उच्छिप्त, उसका प्रयोग किस में होता है, उच्छिप्त में, यानी कि अड़ा और अढ़ा में। ठीक, और जो ये शुरू में बिंदी लगाई जाती है इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम नुक्ता। क्या बोलते हैं इसको, नुक्ता बोलते हैं। क्लियर। ठीक, अब सबसे पहले हम इस नुक्ता को ही पकड़ते हैं। जो इस नुक्ता का प्रयोग होता है वो कितने वर्णों में किया जाता है, क्वेश्चन पूछेगा। तो नुक्ता का प्रयोग 5 वर्णों में किया जाता है। किस किस में, एक तो कै, ख, ग, ज और फ, 5 वर्णों में। इनके शुरू में यहां पर बिंदी लगा दी जाती है ऐसे। ठीक, अब नुक्ता को किसने बताया था, यह क्वेश्चन आता है कि नुक्ता के बारे में बताया था किसने। तो नुक्ता के बारे में बताया था राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। राजा शिव प्रसाद सितारे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, शिव प्रसाद सितारे हिंद ने इनको बताया था। इसके बाद इन नुक्ता को क्या क्या और किस नाम से जाना जाता है, इनको अरबी फारसी में इनका प्रयोग किया जाता है, और इनको किस नाम से, नई विकसित ध्वनि के नाम से इनको जाना जाता है। अब समझने का कुछ नहीं, अब सिर्फ रटने का मैटर है, अब सिर्फ फैक्ट चल रहे हैं यहाँ पर। नई विकसित ध्वनि इनको कहा जाता है। क्लियर। जो ये वाली बिंदी है इसका प्रयोग सिर्फ एकमात्र वर्ण में किया जाता है। पूछेगा पंचमाक्षर बिंदी का प्रयोग किस में किया जाता है, सिर्फ एकमात्र वर्ण है, वो है आपका अंगा। ठीक, इसके बाद जो अनुस्वार है, अनुस्वार, ऊपर की बिंदी को क्या कहते हैं, अनुस्वार। ठीक, इसके बाद ये कौन से हैं, ये हैं आपके उच्छिप्त। ये कौन से हैं आपके, उच्छिप्त। इनको अन्य किस नाम से जाना जाता है, उच्छिप्त से अलग। इनको इनको ताड़नजात भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, इनको ताड़नजात भी कहा जाता है। इनको विकसित वर्ण भी कहा जाता है, विकसित व्यंजन भी इन्हीं को कहा जाता है। और इनको द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है, द्विगुण व्यंजन भी इन्हीं को कहा जाता है। क्लियर, बहुत बढ़िया। इसके बाद अगली चीज, इनसे कभी किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती, शब्द की शुरुआत नहीं होती, इनसे कभी भी किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती। ठीक, और बस यही था। ठीक, तो बिंदी कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की, अनुस्वार, पंचमाक्षर बिंदी, उच्छिप्त और नुक्ता। नुक्ता के बारे में किसने बताया, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने बताया। अरबी फारसी के शब्द हैं ये, अरबी फारसी के शब्दों को लिखने में इनका प्रयोग किया जाता है, और नई विकसित ध्वनियां हैं ये। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब एक चीज और नोट करके लिखिए आप, जो आपके ये उच्छिप्त व्यंजन होते हैं, यानी कि जो आपकी ये उच्छिप्त व्यंजन होते हैं, यानी कि जो ये शिरोरेखा से नीचे बिंदी होती है, इसका प्रयोग कब कब नहीं किया जाता। ठीक, इसका प्रयोग कब कब नहीं किया जाता, तो नोट करके लिखिए। यहां पर सबसे पहला पॉइंट, किसी भी शब्द
की शुरुआत इनसे नहीं की जाती। किसी भी शब्द की शुरुआत इनसे नहीं की जाती। दूसरा, अंग्रेजी भाषा के शब्दों में इनका प्रयोग नहीं होता। अंग्रेजी भाषा के शब्द कैसे? जैसे कि मैंने लिख दिया ग्राउंड। क्या लिख दिया? ग्राउंड। यदि मैं ग्राउंड के नीचे यहां पर ऐसे उच्छिप्त लगा दूं तो ये शब्द क्या हो जाएगा मेरा? गलत। क्या हो जाएगा ये? गलत। और शब्द की शुरुआत में जैसे मैंने आपको बताया था ढक्कन, यदि मैं शब्द की शुरुआत में उच्छिप्त लगा दूं तो ये शब्द क्या हो जाएगा हमारा? गलत। शुद्ध क्या होगा? शुद्ध होगा सिर्फ सिंपल, ये ढक्कन। क्लियर? ये शुद्ध होगा। इसके बाद तीसरा, यदि यदि किसी भी शब्द की यदि कभी भी किसी भी शब्द के शुरू में कोई उपसर्ग मौजूद है, उपसर्ग मौजूद है, उपसर्ग मौजूद है, उसमें उच्छिप्त का प्रयोग नहीं किया जाता। नहीं किया जाता। यदि किसी भी शब्द के शुरू में कोई उपसर्ग है तो उसमें भी किसी प्रकार के कोई भी उच्चिप्त का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे कि एक शब्द लिख दिया मैंने निडर, तो क्या मैं निडर के नीचे बिंदी लगा सकता हूं? तो आप क्या कहेंगे? नहीं भैया। क्यों? क्योंकि जो निडर शब्द है वो नी धन डर से मिलकर बना है और इसमें नी क्या है? नी इसमें उपसर्ग है। तो यदि किसी भी शब्द में उपसर्ग मौजूद है तो उसके नीचे बिंदी यानी कि उच्छिप्त हम नहीं लगा सकते। तो शुद्ध क्या होगा? निडर। निडर शुद्ध होगा ये। ठीक। तीसरा। इसके बाद चौथा पॉइंट आप लिखिए। यदि उच्छिप्त यदि ड व ढ के तुरंत पहले या बाद में अनुस्वार मौजूद है, यदि ड व ढ के तुरंत पहले या बाद अनुस्वार मौजूद है तो उच्छिप्त का प्रयोग नहीं होता। तो भी उच्छिप्त का प्रयोग नहीं होता। ठीक। कैसे? जैसे मैंने एक शब्द लिख दिया आडंबर। आडंबर। क्या शब्द लिख दिया मैंने? आडंबर। तो क्या मैं यहां पर उच्छिप्त लगा सकता हूं? आप क्या कहेंगे? नहीं भैया, क्योंकि ड के तुरंत बाद अनुस्वार मौजूद है तो हम उच्छिप्त का प्रयोग नहीं कर सकते। तो आडंबर शुद्ध कैसे लिखा जाएगा? ऐसे।
क्या लिखा गया? आडंबर शुद्ध लिखा गया। क्लियर? उच्चिप्त के सारे नियम क्लियर। किसी भी शब्द की शुरुआत उच्चिप्त से नहीं हो सकती। अंग्रेजी भाषा के शब्दों में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। यदि किसी भी शब्द के शुरुआत में उपसर्ग मौजूद है तो उच्चिप्त का प्रयोग नहीं होगा। और चौथा पॉइंट, यदि डा और ढा के तुरंत पहले या तुरंत बाद आपका अनुस्वार मौजूद है तो उच्चिप्त का प्रयोग नहीं होगा। क्लियर? ठीक। इसके बाद अगली हेडिंग लिखिए आप, लास्ट बिल्कुल, वर्ण विच्छेद। क्या लिखिए? वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद क्या होता है? वर्ण विच्छेद यानी कि वर्णों को अलग अलग करके लिखना। वर्ण विच्छेद यानी वर्णों को अलग अलग करके लिखना, वही होता है हमारा वर्ण विच्छेद। जैसे कि मैंने लिख दिया यहां पर कमल, और मैं आपसे पूछ लूं कि आप मुझे कमल का वर्ण विच्छेद करके बताइए, तो आप क्या कहेंगे कि कमल का वर्ण विच्छेद कैसे होता है? तो आप कहेंगे अभी करके दिखाते हैं। आप कहेंगे कै, और ये क्या कैसा है? अगर सिर्फ मैं कै को देखूं तो क्या एक व्यंजन है, और व्यंजन हमेशा किसके साथ बोला जाता है? स्वर के साथ। यदि क्या के साथ आपको कोई स्वर मौजूद नजर आ रहा है, आप कहेंगे नहीं। और जिसके साथ कुछ भी नजर नहीं आता उसके साथ क्या होता है? ए। तो क्या धन ए, इसके बाद धन मैं। क्या मैं के साथ कोई और स्वर मौजूद है? आप कहेंगे नहीं। तो यहां पर भी ए, और इसके बाद लै, और लै के साथ यहां पर क्या? ए। क्लियर? बहुत बढ़िया। इसके बाद यदि आप किसी और का करें, यदि आप करो यहां पर श्री राम, श्री राम का यदि मैं वार्णिक विच्छेद करने लगूं तो कैसे करूंगा? क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि इसमें संयुक्त व्यंजन भी आ गया। ठीक, तो कैसे करूंगा मैं? यहां पर लिखूंगा मैं स धन रै, क्योंकि जो ये स्र है ये किस किस से टूटकर बना है? ये टूटकर बना है आपका सैधन रै से बना है टूटकर। और इस रै में भी क्या भैया आगे कुछ है? अगर इसके अकॉर्डिंग, हाँ भैया इसमें रै है। क्लियर? परंतु इस रै में क्या मौजूद है? इसके बाद इस रै में मौजूद है ई। ई छोटी है या बड़ी है? यदि सीधे हाथ तो बड़ी, और उल्टे हाथ तो छोटी। क्लियर? बड़ी छोटी का मतलब पता है आपको? यदि सीधे हाथ चढ़ाई जाए तो बड़ी, और छोटे हाथ चढ़ाई जाए तो, यानी कि बाएं हाथ चढ़ाई जाए मात्रा तो छोटी। ऊ का भी यही है, यदि बाईं ओर तो छोटा ऊ, यदि दाईं ओर तो बड़ा ऊ। क्लियर? बहुत बढ़िया। तो इसको कैसे लिखेंगे? बड़ी ई, इसके बाद प्लस रै, और क्या रै में कोई स्वर मौजूद है? आप कहेंगे बिल्कुल है। क्या है? आ। तो यहां पर आ, इसके बाद मैं, क्या मैं में कोई स्वर मौजूद है? आप कहेंगे नहीं। कोई भी स्वर मौजूद यदि दिख नहीं रहा तो ऑटोमेटिक उसमें क्या है? ए मौजूद है। क्या मौजूद है उसमें? ए। क्लियर? बहुत बढ़िया। कुछ और शब्द बताइए आप, जैसे कि क्या हो सकता है? हिंदी, हिंदी पढ़ रहे हैं हम, तो हिंदी का वार्णिक विच्छेद क्या होगा? है में कौन सी मात्रा है? स्वर तो मौजूद है ना, तो कौन सी है? हैम ई, कौन सी? छोटी। इसके बाद न, पर न तो भैया आधा है, तो न के साथ तो कोई स्वर मौजूद नहीं है। नहीं। और न को आधा ऐसे ही क्यों लिखा जाता है? बताया था ना कि जो वर्ण खड़ी पाई को नहीं लांघते, उनकी यदि हम खड़ी पाई को हटा दे तो वे वर्ण कैसे लिखे जाएंगे? आधे। और आधा लिखा जाएगा प्लस दै, और दै में कौन सी ई है? बड़ी। ऐसे ही आप कितने ही शब्दों का वार्णिक विच्छेद कर लीजिए, आपका हो जाएगा। और ये आपका
वर्णमाला चैप्टर, जो आपका ये चैप्टर था वर्णमाला, ये आपका समाप्त हो गया। ठीक, थैंक यू, थैंक यू। वर्णमाला चैप्टर आपका समाप्त हो गया। आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा ये चैप्टर। छोटी छोटी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हमने चैप्टर को पूरा किया है। अब आप किसी भी किताब की, किसी भी किताब के आप वर्णमाला के एमसीक्यू लगाना, आपके 95% एमसीक्यू बन जाएंगे। कितने? 95% एमसीक्यू। जैसे हमने इस चैप्टर को पढ़ा है वर्णमाला को, ऐसे ही हम इससे अगला चैप्टर यानी कि संधि को भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। पूरी संधि, पूरी की पूरी संधि शॉर्ट ट्रिक से। ठीक, तो आपको कैसी लगी हमारी क्लास, आप कमेंट में जरूर बताना। और आपके कमेंट से ही हमें शक्ति मिलती है। आपके जैसे कमेंट होंगे ऐसा ही हम काम करेंगे। ठीक, तो बताना। थैंक यू सो मच।